ठीक है, देखेंगे जो भी है तो। ओके, चलो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट का मतलब फर्स्ट वाला पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट कौन सा वो, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सी क्या होता है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, देन सी होता क्या है कि सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन किया था। देन बेसिकली रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ओके, देन एट द बेसिक लेवल, ओके, एट वेरी वेरी बेसिक लेवल, देन रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द क्या बोलेंगे उसको हम, देन बेसिक लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, देन होता क्या है यहाँ पे देखो, सी देन जैसे अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो किस चीज की, देन दिस रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में ही मेंशन होता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ ओन काइंड, गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ ओन काइंड, फर्टाइल यंग वंस ऑफ ओन काइंड। ओके, देन तो यहाँ पर क्या होता है, सी गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ ओन काइंड। ओके, देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी होती है। ओके, कैसे देखो यहाँ पर होता क्या है कि सी व्हाई डू दे नीड टू रिप्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, थोड़ा अलग भी तो हो सकते हैं। ओके, थोड़ा अलग रहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ओके, देन तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ओके, अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर निश को बिलोंग करता है। ओके, निश क्या चीज होती है अभी, ओके, निश मतलब होता है ट्रॉपिक लेवल। ओके, सी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पर कि अगर आप फूड चेन पढ़ते हो तो फूड चेन में आपको पता चलेगा कि जो पहला टॉपिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है दिस, ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके, टॉपिक लेवल, ट्रॉपिकल लेवल। ओके, देन ट्रॉपिक लेवल इज ओनली नॉट ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिक लेवल। तो होता क्या है कि कुछ प्रोड्यूसर्स है, कुछ कंज्यूमर है, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर है, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर है, कुछ टर्शियरी कंज्यूमर है, या फिर कुछ हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कार्निवोर्स, देन हायर ऑर्डर कार्निवोर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है तो एक पर्टिकुलर निच को बिलोंग करता है। अब सपोज उस पर्टिकुलर निच के अंदर रहकर सर्वाइव करना है तो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है। ओके, उस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर, ओके, आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। अगर वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में नहीं है तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। ओके, कैसे, ओके, जैसे जस्ट इमेजिन, मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक ईगल का बेबी पैदा होता है। ओके, एक ईगल का सपोज चिक है वो हैच हो गया, देन उसको उसको हुक वाली बीक नहीं है। ओके, उसका जो बीक है वो ऐसा हुक शेप का नहीं है। तो व्हाट प्रॉब्लम इट विल फेस। ओके, बचपन में तो माँ बाप खिला देंगे लेकिन बड़ा होकर वो शिकार को मारकर खा नहीं पाएगा, तो मतलब वो बड़ा होने के बाद भूखा मर जाएगा, सिर्फ एक बीक नहीं होने की वजह से। बिकॉज ईगल दाना नहीं खा सकता है, उसको फ्लैश ही चाहिए होता है। ओके, सपोज उसको टैलेंट्स नहीं है, ओके, देन क्लॉज नहीं है। अरे एम आई ऑडिएबल सर? आगे नहीं है नहीं, बिकॉज एक मैसेज आया है नॉट ऑडिएबल। हेलो प्रज्वल, बेटा दोबारा से ज्वाइन करो आप। ओके, एक बार लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करो। ओके, देन तो क्या होता है, टैलेंट्स नहीं है तो क्या होगा, वो अपने शिकार को पकड़ ही नहीं पाएगा। ओके, पकड़ भी लेगा तो हाथ में छूट जाएंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि देन उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए हमारे पास में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है जो हमारे पेरेंट्स के पास में है। जस्ट इमेजिन एक डियर है, ओके, जंगल में एक डियर पैदा होता है और वो डियर तेज नहीं दौड़ पाता है, तो उसकी लाइफ क्या है, देन वो पहले ही दिन मारा जाएगा, वो पहले ही दिन मारा जाएगा। आपको पता है विल्डरबीस्ट होते हैं अफ्रीका में, देन विल्डरबीस्ट जो होते हैं तो उनका बेबी पैदा होते के साथ ही, ओके, कुछ मिनटों के बाद ही अपनी माँ के साथ में उतनी ही स्पीड से दौड़ने लगता है जितनी स्पीड से माँ दौड़ रही होती है। मतलब हमसे तो कई गुना फास्ट दौड़ता है, और वो भी कब कितना दौड़ता है, कंटिन्यूअस दौड़ता ही रहता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, दे आर ऑन द मींस क्या बोलेंगे हम उसको, दे कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर सपोज बेबी दौड़ नहीं सकता है तो वो पीछे छूट जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए क्या होता है कि देन दैट बेबी मस्ट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स। अब अगर सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के बेबी में ट्रांसफर करने हैं तो वो कैसे होंगे,
देन ओके, या फिर अगर एक जो जनरेशन है, एक जो बेबी है, उसको एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा बनना है या अपनी पॉपुलेशन जैसे बनना है, या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर सबके सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ओके, देन ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ओके, जैसे मेरा फिर एक और मेरा पसंदीदा एग्जांपल है। देन सी, जैसे मैं पिछले तकरीबन 39 ईयर्स से पार्ले बिस्किट खाता हूँ। आजकल तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी खाता हूँ फिर भी। ओके, डन। जी, हमारे बचपन में एक ही बिस्किट होता था, इसलिए वो हमारा सबका फेवरेट होता है। ओके, तो होता क्या है कि पार्ले बिस्किट जो है, ओके, पिछले 39 ईयर्स में ना उसका साइज बदला, ना उसका शेप बदला, ना उसका कलर बदला, ना टेस्ट बदला। ओके, तो चलो टेस्ट को छोड़ दो। ओके, देन क्यों छोड़ दो, सबको ध्यान में रखो। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, सबके सबका शेप एक जैसे कैसे आएगा? ओके, देन हर बार में उसमें शक्कर की अमाउंट उतनी ही क्यों रहती है? तो इसलिए क्या होता है कि देन जो आदमी बिस्किट बनाने का काम करता है, तो वो क्या करता है, ऐसे शक्कर हाथ से नहीं डालता है कि आज एक मुट्ठी डाल दिया, कल दूसरी मुट्ठी डाल दिया, ऐसे दो एक एक्स्ट्रा डाल दिया, कम डाल दिया। उसके पास में एक मेजर होता है, ओके, उतनी ही भर के डाल रहा है। ओके, और वो बिस्किट को उतनी ही देर बेक करते हैं जितना वो कंप्यूटर में सेट होता है। ओके, उससे ज्यादा के बाद में पूरा मशीन ऑफ हो जाएगी। ओके, देन और बिस्किट का शेप और साइज एक जैसा इसलिए होता है कि उनके पास एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड के थ्रू वो सब एक जैसे आएंगे। तो मतलब क्या होता है कि अगर हमको एक जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो भी एक मोल्ड चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, तभी वो सारे प्रोडक्ट एक जैसे हो सकते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि जो सारे ही इंसानों को एक जैसा बना देती है? ओके, अब आप बोलेंगे सर सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन 90% से ज्यादा हम एक जैसे हैं, तभी तो एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। आपकी भी 5 उंगलियां एक हाथ में, मेरे भी 5 है, आपकी 2 आंखें, मेरी 2 आंखें, आपकी आंखों की पोजीशन जो है, मेरी आंखों की पोजीशन वो है, आपकी एक नाक है, मेरी एक नाक है, आपके हार्ट में 4 चेंबर है, मेरे हार्ट में 4 चेंबर है, आपका ब्लड, मेरा ब्लड, सब सब कुछ सेम है। ओके, देन सिर्फ क्या होता है कि कुछ 5-10% फीचर अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो और वो जरूरी होते हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए क्या होता है कि अगर सारे ही ह्यूमन एक जैसे बनने हैं, तो हमको भी एक मोल्ड चाहिए होता है। ओके, एक मोल्ड चाहिए होता है जो हमको एक सबको एक जैसा बना देगा। ओके, देन अब मोल्ड का ये मतलब तो नहीं होता ना कि भाई चलो एक ऐसा कुछ तो एक ह्यूमन शेप का बना दिया हमने और उसके अंदर कुछ डाल दिया छोटे बेबी को, बड़ा होगा तो ऐसे बनकर आ जाएगा। नॉट नेसेसरी। ओके, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे प्रोग्राम लिखा आपने, ओके, देन आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या सिंपल, ओके, अगर हम इंटरनेट पर जाए तो हम डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, डॉलर टू रुपीज, या देन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, देन यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ पर हमने 1 लिखा तो यहाँ पर 75 आ जाता है। ऐसे कैसे? हाँ, हमने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 75 क्यों आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है। ओके, वैसे ही क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है, तो वो एक मोल्ड का काम कर रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? मोल्ड का काम कर रहा है। या फिर क्या होता है, वो होता है ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पर कि अगर सपोज हमने पूरे इंडिया में अलग अलग सीबीएसई स्कूल के अंदर विजिट करे और चेक करे कि वहाँ का फर्स्ट टर्म का मैथ्स या फर्स्ट प्रीलिम का मैथ्स का पेपर कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि पूरे इंडिया में हर एक स्कूल का फर्स्ट प्रीलिम का मैथ्स पेपर एक जैसा होता है। देन 1 मार्क के उतने ही क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के उतने क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर 1 में से उतने ही होते हैं, चैप्टर 2 में से उतने होते हैं। ऐसे कैसे? देन ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि सबके पास में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक स्कीम होती है, उसके हिसाब से उसको प्लान करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, जो कि डिसाइड करता है कि देन सबके सब एक जैसे होंगे, सबका सबका प्रोग्राम एक जैसा होता है। उस वो जो ब्लूप्रिंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि देन सबको एक जैसे बनाना है, उस ब्लूप्रिंट को हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। इस डीएनए के पास में इनहेरिटेंस की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इनहेरिटेंस की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ओके, इस डीएनए को पता होता है कि आदमी की बॉडी में कितने फिंगर्स होने चाहिए, उनकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। इसको पता होता है कि उसका ब्रेन कितना बड़ा होना चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए। देन इसको पता होता है कि उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज की डिटेल इसको पता होती है। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि देन एक बार ये डीएनए अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद में अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक द मोल्ड। ओके, मोल्ड में आप कुछ भी डालो देन वही बनकर आएगा जिस शेप का मोल्ड रहेगा। तो इसे क्या होता है कि ये डीएनए है अभी। ओके,
डीएनए आपकी बॉडी में आ चुका है, अब बस आपको खाना खाना है। ओके, आप खाना खाओ, रॉ मटेरियल अपनी बॉडी को सप्लाई करो, देन डीएनए वही पार्ट्स बनाएगा जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डीएनए होता है, डीएनए तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इतने बड़े डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी समझ के बाहर होता है। तो उसका क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट। क्या होते हैं ये? फंक्शनल सेगमेंट। ये जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं तो इसको बोलते हैं हम जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं तो एक जीन के अंदर हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर एग्जांपल ये जो बाल है, तो बालों के लिए एक जीन रहेगा हमारे पास में। ओके, इनफैक्ट क्या होता है, दो जीन्स होते हैं हमारे पास में, एक आता है हमारी मम्मी की बॉडी से और एक आता है हमारे पापा की बॉडी से। ओके, अब जो सपोज मेरा जो बाल है, तो मेरे बाल एग्जैक्टली मेरे दादी जैसे हैं। ओके, मतलब मेरे पापा दादी मेरे तीनों, हम तीनों के बाल एक जैसे ही है। तो बाल ऐसे कैसे दादी जैसे हो सकते हैं, कैसे ऐसे मेरे पापा जैसे हो सकते हैं? तो होता क्या है कि ये जो जीन होता है, ये जीन बेसिकली होता है एक काइंड ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? एक काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, जब हमारी बॉडी ग्रो होने लगेंगी तो ये जो प्रोटीन है, ओके, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल बनाएगा जिसको बोलते हैं हम हार्मोन। ओके, देन और वो जो हार्मोन रहेगा तो वो फिर हमारी बॉडी के अंदर उसी टाइप के प्रोटीन बनवाएगा जिस टाइप के प्रोटीन इस जीन में अवेलेबल थे। ओके, देन तो क्या होगा कि अब जो प्रोटीन हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है वो कौन से टाइप के है? वो उस टाइप के जो जीन्स के अंदर थे। और जीन्स कहां से आया? पप्पा की बॉडी से। तो क्या होगा, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोटीन बनेगा जैसा पप्पा की बॉडी में था। ओके, इसलिए मेरे बालों का टेक्सचर एग्जैक्टली सेम मेरे पप्पा जैसे आएगा। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन के अंदर आ जाती है, बेबीज के अंदर आ जाती है। ओके, देन सेम टू सेम। ओके, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन वहीं से आती है, बिकॉज नोज कैसी होगी उसका एक जीन होता है, नोज कहां पर होगी उसका जीन होता है, आंखें कितनी होगी उसका एक जीन होता है, कैसी पोजीशन रहेगी उसका जीन होता है, कितनी साइज रहेगी उसका एक जीन होता है, कलर क्या होगा उसका एक जीन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसे हजारों जीन्स मिलकर हमारी बॉडी पार्ट्स को डिसाइड करते हैं। ओके, इसलिए हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे बन जाते हैं। ओके, मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पेरेंट्स की बॉडी होती है, तो पेरेंट्स की बॉडी के अंदर क्या होता है कि देन जो जो जीन्स बनते हैं या जो यहाँ पर गैमेट्स बन जाते हैं, जो हम जिसको हम स्पर्म या ओवम बोलते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाते हैं। ओके, देन ये बनते हैं केमिकल प्रोसेस से जिसको बोलते हैं मियोसिस, सेल डिवीजन, मियोसिस। ओके, अब मियोसिस के अंदर क्या होता है, अगर हम सपोज मियोसिस को स्टडी करते हैं तो पहले क्या होता है, एक नॉर्मल सेल होता है जो होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। ओके, इसके पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देन पहले क्या करता है कि दो डिप्लॉइड सेल बनाता है सेल डिवीजन से। ओके, अब अगर दो डिप्लॉइड सेल बनाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देन दोनों सेल्स के लिए दो डीएनए चाहिए, इसलिए पहले डीएनए का रेप्लिका बनाना पड़ेगा। डीएनए का रेप्लिका बनाना पड़ेगा। जब डीएनए का रेप्लिका बनता है तो ये जो रेप्लिका बनता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसके अंदर क्या होता है कि देन एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो ये काम परफॉर्म करता है। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं होता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं होता है। हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है। ओके, अगर सपोज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई और इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बदल गए, तो फिर क्या होगा कि ये जो सेल है वो इस डीएनए के साथ काम नहीं कर पाएगा और ये डीएनए मर जाएगा, ये सेल मर जाएगा, सेल ही मर जाएगा पूरा का पूरा। ओके, लेकिन अगर सपोज मान लो जो चेंज है वो बहुत मामूली सा है, ओके, बहुत मामूली सा चेंज है, एक खाली कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म उस चेंज के साथ सर्वाइव करेगा, वो उस चेंज के साथ सर्वाइव करेगा। और वो जो चेंज होता है अगर वो इनहेरिटेबल है तो वो अगली जनरेशन में भी पहुंच जाएगा। ओके, और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर देन बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएशंस होते रहेंगे देन, और वो जो छोटे छोटे वेरिएशंस होंगे वो दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। उससे क्या होगा कि हर जनरेशन में एक चेंज 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 होते 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 क्या होगा कि कुछ करोड़ साल के बाद में देन नई स्पीशीज बन जाएगी। ओल्ड तो एज इट इज रहेगी लेकिन एक नई स्पीशीज भी तैयार हो जाएगी। ओके, अलग अलग कंडीशंस के अंदर डिपेंडिंग, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सी ये डिप्लॉइड दो सेल बन गए, देन इसके बाद में क्या होता है, इसके डिवीजनों के फिर दो हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं।
इसकी भी डिवीजन होगी, क्या होगा फिर 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है मियोसिस, इसके अंदर पहले क्या होता है 2 डिप्लॉइड सेल बनते हैं बाय सेल डिवीजन, और वहां पर क्या होता है बायोकेमिकल रिएक्शन से 2 डीएनए बनता है, डीएनए कॉपी बनती है और उस डीएनए कॉपी में एरर की वजह से वेरिएशन आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो वेरिएशन होते हैं तो ये कभी कभी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और कभी कभी हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है सी कि हमारे लिए डीएनए यूजफुल कैसे रहेगा, मतलब वेरिएशन इन डीएनए यूजफुल कैसे हो सकता है। जैसे मान लो सपोज एक टाइगर वाला एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया था शायद आपको, देन सपोज जंगल में सब येलो टाइगर रहते हैं, अचानक में एरर की वजह से एक व्हाइट टाइगर पैदा हो गया, तो उस व्हाइट टाइगर को में भी कोई भी एडवांटेज ना हो। कैसे? देन ऐसा नहीं है कि वो व्हाइट टाइगर है, गोरा टाइगर हो तो सारे फीमेल टाइगर उसके पीछे चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता जंगल में। ओके, वहां पर क्या रहता है, देन कुछ अलग ही फैक्टर्स होते हैं देन जो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। ओके, कोई एडवांटेज नहीं होता है, बल्कि डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि पोचर्स आए तो सबसे पहले ये दिखा ये मारा जाएगा, या हो सकता है किसी ने सर्कस में पकड़ कर लेके चला गया उसको। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द व्हाइट टाइगर्स आर इन जू, बेचारे अपने कलर की वजह से हमेशा फंसे हुए रहते हैं। देन या फिर हो सकता है ऐसे कि वो जब अपने शिकार के लिए जाएगा तो दूर से उसको डियर देख के भाग जाएंगे, बेचारा भूख से मर जाएगा। ओके, तो इस तरीके के डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मगर एक एडवांटेज भी हो सकता है। ओके, एक एडवांटेज भी हो सकता है। वो एडवांटेज क्या होता है मालूम है आपको? देन कैसे देखो, अगर पूरे इंडिया में स्नोफॉल हो गया तो अब सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। सारे येलो टाइगर फंस गए बेचारे, येलो कलर की वजह से क्या होगा, व्हाइट स्नो के अंदर इजीली स्पॉटेड हो जाएंगे, हम पहचान लेंगे, उनको मार देंगे या वो अपना शिकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि व्हाइट टाइगर को इक्वल एडवांटेजेस है। ओके, अब अगर सपोज स्नोफॉल होने की वजह से अगर स्नोफॉल ज्यादा दिन तक चलता है तो सारे येलो टाइगर मारे जाएंगे, लेकिन व्हाइट टाइगर जिंदा रहेगा और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाता रहेगा, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाता रहेगा। ओके, और जरूरी नहीं है कि व्हाइट टाइगर के सारे बच्चे व्हाइट ही रहेंगे, बिकॉज उसके पास में जो जीन्स है तो उसमें येलो भी कलर भी शामिल होता है, इसलिए क्या हो सकता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो येलो बेबीज को भी जन्म देगा। ओके, और इस तरीके से उसकी स्पीशीज बच जाएगी। तो जो जो यहाँ पर वेरिएशन होता है तो वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए यूजफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीशीज के लिए हमेशा यूजफुल होता है। ओके, स्पेशल के इसके लिए यूजफुल होने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म केम अप विद द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उन्होंने क्या किया कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए, ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए दे अडॉप्टेड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, लेकिन क्या होता है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है तो वो कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। ओके, देन सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सी होता क्या है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये उसको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देन अब होता क्या है कि जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो नेचुरली वहां पर ना गैमेट्स फॉर्म होंगे, ना फ्यूजन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो अगर आपको डिफरेंस पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। क्या लिखेंगे आप वहां पर कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, देन उसके बाद में क्या होता है कि इन दिस क्या बोलेंगे उसको हम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, asexual reproduction no formation of gametes, in sexual reproduction then this fertilization will take place. Okay, or fusion and fertilization will take place. In asexual reproduction fusion and fertilization will not take place. Okay, then so इस तरीके से आप उन दोनों का डिफरेंस वहां पर लिख सकते हैं। ओके, then चलो ना अभी आगे का पढ़ते हैं। then सी तो होता है क्या है यहाँ पर कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि सी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत आसान होता है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पर देखो कि जो सबसे इजीएस्ट वे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है बाइनरी फिशन। क्या होता है वो? बाइनरी फिशन। बाय स्टैंड्स फॉर टू, ओके, एंड फिशन स्टैंड्स फॉर स्प्लिटिंग। फिशन स्टैंड्स फॉर स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि सबका कि उसकी बॉडी जो है तो वो दो अमीबा में स्प्लिट हो जाएगी। ओके, दो अमीबा में स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन ये कब होता है? दिस हैपेंस ओनली इन द फेवरेबल कंडीशंस। दिस हैपेंस ओनली इन द फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ और ही हो जाएगा। ओके, कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको।
My voice is cracking. नहीं नहीं, नो सर, तामा का इंटरनेट इशू होगा। हाँ, शायद हो सकता है, बिकॉज क्या होता है कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। अदर्स कैन हियर मी क्लियरली? हेलो? Yes, sir. I can hear you clearly. Yes sir, yes sir. Everything is हाँ बेटा, clear. फिर यस राज, फिर तेरा ही प्रॉब्लम होगा बेटा वहां से। ओके, सो क्या होता है यहाँ पर, सी ये जो होता है कब होता है, ये होता है फेवरेबल कंडीशंस में। जब कंडीशन फेवरेबल है तो क्या होगा कि ये जो अमीबा होता है, तो अमीबा क्या करेगा सबसे पहले, देन वो अपने डीएनए का रेप्लिका बनाएगा। ओके, देन अब क्या होता है, जो डीएनए होता है तो वो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे एक उलझे हुए धागे की तरह से यहाँ पर पड़ा रहता है सेल के अंदर। उसको बोलते हैं एंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, लेकिन क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस वक्त में क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। ओके, और ऑर्गेनाइज करके क्या करता है, यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ओके, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं देन इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और फिर क्या होगा कि इसका एक रेप्लिका तैयार हो जाएगा। ओके, इसका एक रेप्लिका तैयार हो जाएगा यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन से। ओके, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को जुड़े रहते हैं। दोनों रेप्लिका जो रहेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को आपस में जुड़े रहेंगे इस तरीके से। ओके, अब क्या होता है कि एक स्पेशल यहाँ पर ऑर्गेनेल होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है कि ये इन दोनों डीएनए को सेपरेट कर डालता है। ओके, याद रखना, देन जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन सेल्स, ओके, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसलिए क्या होगा कि नर्व सेल्स के अंदर सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि एक नर्व सेल अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बाकी सारे सेल्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है लेकिन नर्व सेल्स का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बिकॉज उनके पास सेंट्रोसोम्स होते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, अभी यहाँ पर दो डीएनए बन गए। ओके, अब सपोज यहाँ पर दो अलग अलग डीएनए बन गए तो होगा क्या कि दो डीएनए बनने के बाद में देन हम एक डीएनए को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डीएनए खुद सर्वाइव नहीं कर सकता है, डीएनए खुद पूरे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो तो केमिकल है, इट्स नॉट लिविंग बीइंग। तो इसलिए क्या होता है कि उस डीएनए को एक सेल बॉडी भी देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम सेलुलर एपरेटस। तो होता क्या है, यहाँ पर जैसे डीएनए सेपरेट होगा तो उसके बाद में क्या होगा कि देन यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, दो न्यूक्लियस बनने के बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और फिर दो नए डीएनए बन जाएंगे। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि एक अमीबा ऑन मैच्योरिटी ब्रेक्स इनटू टू अमीबा। ओके, इनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स। ओके, और होता क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं हम माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि देन जो डीएनए बनता है, ओके, वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होता है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होता है। इसलिए क्या होता है कि जो नए अमीबा बनेंगे दे विल बी सिमिलर टू वन अनदर एंड आल्सो सिमिलर टू द पेरेंट्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स ऑफ द पेरेंट, दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स एंड दे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स। ओके, इस तरीके से क्या होगा, आपको अमीबा जो है तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, वो कभी नहीं मरेगा अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो। ओके, नेक्स्ट, लेकिन अगर सपोज कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा। ओके, एक और चीज थी यहाँ पर, क्या होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। कोई शेप नहीं होने की वजह से क्या होता है कि अमीबा के आप दो टुकड़े कहीं से भी कर दो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों भी जो एग्जैक्टली सेम ही बनने वाले हैं। ओके, जस्ट लाइक अ सर्कल, अगर आपके पास में एक सर्कल है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको उसको यहीं से कट करना पड़ेगा, तभी जाके दो इक्वल पार्ट होंगे। ओके, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सर्कल दो इक्वल पार्ट में कट करना है तो आप कहीं से भी कट कर दो इक्वल पार्ट आने ही आने हैं। ओके, तो ऐसा अमीबा के साथ होता है। लेकिन जो लेशमेनिया होता है, ओके, लेशमेनिया जो होता है, तो लेशमेनिया की बॉडी के अंदर एक सेल होता है अमीबा जैसे, लेकिन साथ में होती है एक टेरी, ओके, विप, और उस विप का इस्तेमाल कर ये लेशमेनिया एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। ठीक, तो जब इसका सेल डिवीजन का वक्त आएगा तो
दोनों को भी आधा आधा विथ मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि एक सर्वाइव करेगा और दूसरा मर जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि लेशमिनिया जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बाइनरी फिशन होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही होगा। यहाँ पर क्या आता है, इन एनी ओरिएंटेशन कहीं से भी कट करो तो दोनों सेम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर लेशमिनिया में वैसा नहीं हो पाएगा। ओके, तो सर लेशमैनिया एक्सेप्शन है बाइनरी फिजन में। यस, वो वहां पर आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। ओके, देन अब क्या होता है कि सपोज कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जैसे कि इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हमको मलेरिया जैसी बीमारी होती है। ओके, देन लेशमिनिया से हमको काला आजार की बीमारी होती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो अंदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। ओके, क्यों फेवरेबल नहीं है? क्योंकि वहां पर रहते हैं डब्ल्यूबीसीएस। ओके, ये डब्ल्यूबीसीएस खून पर अटैक करेंगे, ये डब्ल्यूबीसीएस खून पर अटैक करेंगे और अटैक कर प्लाज्मोडियम को मार डालेंगे। तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अंदर जाने के बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सराउंडिंग में एक प्रोटीन की वॉल बनाना है। इस प्रोटीन की वॉल को बोलते हैं हम सिस्ट। ओके, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलने वाला है फ्यूचर में। ओके, और इस सेल को बोलते हैं हम एनसिस्टेड सेल। ओके, अब ये जो एनसिस्टेड प्लाज्मोडियम होता है, ये क्या करता है कि ये वेट करता है कि कंडीशन फेवरेबल कब होगी। ओके, उस ड्यूरेशन में वो क्या करेगा कि अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 बना देगा। ओके, फिर 2 से 4 बना देगा, फिर 4 से 8 बना देगा। ओके, और ऐसा करता ही चला जाएगा। ओके, और बहुत सारे वहां पर वो न्यूक्लियस बनाकर रेडी रखेगा। ओके, एक मिनट, 4 मिनट खत्म हो गया। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाकर रेडी रखेगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बहुत सारे तैयार हो जाएंगे तो तब तक बाहर क्या होता है, इस सिस्ट के बाहर डब्ल्यूबीसीएस दूसरे प्लाज्मोडियम को मार मार के थक जाएंगे। ओके, जब वो उनको मार मार के थक चुके होंगे तब इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, हर एक न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियोप्लाज्म, थोड़ा साइटोप्लाज्म देकर देन बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के साथ में क्या होगा, वहां पर वो देन बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे और क्या होंगे, नाउ अपने काम पर लग जाएंगे। ओके, अब क्या है, कंडीशंस फेवरेबल है, वो जितना चाहे उतना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं वहां पर। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमको पहले दिन हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर होगा तो हमारा टेम्परेचर आने लगता है। ओके, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देन क्या होगा कि पहले दिन वो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, प्लाज्मोडियम वीक था, इन्होंने उसको मार दिया। ओके, फिर क्या होगा, दूसरे दिन के कुछ प्लाज्मोडियम जो है तो वो ऐसी कंडीशन तैयार कर लेंगे और बस्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, बहुत सारे प्लाज्मोडियम आ जाएंगे, फिर से डब्ल्यूबीसी जाएंगे, उनको मारने लगेंगे। ओके, उनको भी खत्म कर देंगे। 2 दिन गुजर गए आपके, 2 दिन में आपके डब्ल्यूबीसी बहुत थक चुके हैं। ओके, अब तीसरे दिन क्या होगा, ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक बस्ट होना शुरू होंगे और बॉडी में हर तरफ प्लाज्मोडियम ही प्लाज्मोडियम रहेगा। एंड नाउ ओके, यू आर क्रिटिकली इन डेंजर। ओके, आप बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार हो चुके होते हैं, अब आपको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। ओके, इसमें मलेरिया में क्या होता है, पहले 2-3 दिन तक सादा बुखार आता है और उसके बाद में अचानक में बहुत तेज बुखार आने लगता है और हम धीरे धीरे अभी वीक होने लगते हैं, बिकॉज हमारी सारी एनर्जी ये प्लाज्मोडियम यूटिलाइज कर रहा होता है। ओके, अब ये हो गया प्लाज्मोडियम का, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल इसमें मतलब न्यू बेबीज में ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, देन कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं कि वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो वो उनके बॉडी के अंदर एक ही टाइप का सेल अवेलेबल होता है, पूरी की पूरी बॉडी में एक ही टाइप का सेल अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल ये होता है अलगी, स्पाइरोगायरा, आपने सुना होगा स्पाइरोगायरा के बारे में। जो स्पाइरोगायरा होता है तो स्पाइरोगायरा की बॉडी में क्या होता है कि एक लंबा सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है देन जिसके अंदर के ऐसे इस तरीके का उसका साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म सॉरी।
ओके, देन वो स्पाइरल के शेप में होता है, उसके लिए उसका नाम ही रख दिया स्पाइरो जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर एक्चुअली कि जब ये अलगी, ओके, स्पाइरोगैरा, ओके, जब स्पाइरोगैरा देन मैच्योर हो जाएगा, तो स्पाइरोगैरा मैच्योर होने के बाद में क्या होता है कि देन किसी वजह से वो टूट जाता है, ओके, पूरे सिलेक्ट जैसे है। अब क्या होता है, टूटने के बाद में वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके, और ये जो फ्रैगमेंट्स है, अब ये एक्वेटिक एनिमल होता है, तो एक्वेटिक एनिमल होने की वजह से क्या होगा कि पानी में रहता है, अब पानी इनको कहीं पर भी बहा के ले जाता है, देन ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट हैज द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू द न्यू स्पाइरोगैरा। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्रैगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ओके। लेकिन ये किसमें पॉसिबल होता है, दोज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द सिंपल बॉडी डिजाइन, which have very simple body design, that is the whole body is made up of only one type of cell, okay, ये हो गया आपका fragmentation, okay। then इसके अलावा जो है तो जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ एनिमल्स के अंदर, वो एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन, ओके। एक्चुअली रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन में होता है इस तरीके से कि कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ओके, वो जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिंग सेल्स, प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ओके। ये जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ओके, देन इनकी खास बात ये होती है कि दे कैन डिवाइड वेरी रैपिडली, ओके, बहुत रैपिड सेल डिवीजन होती है, प्लस ओके उनकी एक और स्पेशलिटी होती है कि these cells can change the form and function, they can change the form and function, ओके। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं दे कैन रीजनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर सपोज आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, हम यही एग्जांपल बार बार देखते हैं, बाकी एग्जांपल हमको देखने को जल्दी मिलते नहीं है बिकॉज वो हमारे सराउंडिंग में होते ही नहीं है। सपोज अगर हमारे घर पर एक खादी ऐसी एक छिपकली है, ओके, देन और उस छिपकली को हमने एक आधे दिन गुस्से में आकर कुछ तो फेंक के मार दिया, और फेंक के मारने के बाद में क्या हो गया कि उस बेचारी का की जो टेल है वो टूट गई। अगर उसकी टेल टूट जाती है तो क्या होगा कि टेल टूटने के बाद में इस जगह पर टेल के इस एरिया में ओके प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करेंगे देन इमीडिएटली सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और सेल डिवीजन स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा कि जब नए नए सेल्स बनते जाएंगे, बहुत सारे सेल्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो कुछ सेल्स स्किन बनाएंगे, कुछ सेल्स बोन बनाएंगे, कुछ सेल्स वहां पर ब्लड वेसल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स मसल्स बनाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि कुछ समय के बाद में उसको नई टेल आ चुके होंगे वहां पर, ओके। इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन, ओके। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं। छिपकली में सिर्फ टेल में होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका स्टारफिश, ओके। जो आपका स्टारफिश होता है तो उस स्टारफिश की बॉडी के अंदर ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हर जगह पर मौजूद रहते हैं। अब हर जगह पर मौजूद होने की वजह से क्या होगा कि अगर मान लो सपोज स्टारफिश की वजह से देन पीसेस में टूट जाता है या कट जाता है, या उसका सपोज एक पार्ट टूट गया, ये दूसरा पार्ट टूट गया, ऐसे, तो ईच एंड एवरी पार्ट हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। मगर होता क्या है कि अगर सपोज ये स्टारफिश बहुत बड़े बड़े पीसेस में टूटता है तो देन 2 या 3 पीसेस में टूट जाता है, तो then each and every piece will regenerate the lost body parts, and in this way then you will see that a new starfish, 2 new starfish are formed, okay। एक एक्सक्यूज मी सर, हेलो, हाँ सर। सर अगर स्टारफिश को मतलब अब जो स्टारफिश रहते हैं मछुआरे लोग जो पकड़ते तो वो मतलब उनको हुक से पकड़ते वो लोग, तो वो मर क्यों जाते फिर वो, मतलब? नहीं बेटा, स्टारफिश हुक में नहीं आएगी बिकॉज स्टारफिश को माउथ नहीं होता है, और वो ऐसी चीजें खाते भी नहीं जो उसको पकड़ सकेंगे, वो नेट में ही आते हैं, वो सिर्फ नेट में ही आते हैं। आपने देखा है कभी स्टारफिश? हाँ देख, मतलब यूएस में देखा है। हाँ अच्छा, उनके मच्छी मार्केट में जो क्लीन बीचेस होते हैं उन क्लीन बीचेस के ऊपर हजारों में पड़े रहते हैं,
ओके, इफ यू गो टू सिंधुदुर्ग, तरकारली बीच, तो तरकारली बीच के ऊपर जिंदा स्टारफिश पड़े रहते हैं इधर उधर. ओके, माय सन वाज इंसिस्टिंग टू कैरी फ्यू ऑफ देम टू होम. मैं उसको बहुत समझाया कि बेटा वो मर जाएगा रास्ते में. देन ऐसे पड़े रहते हैं रास्ते में स्टारफिश वहां पर. ओके, देन तो होता क्या है कि सी, जैसे मान लो आपके पास में एक प्लान एरिया है. देन एक प्लान एरिया अगर 3 पीसेस में टूट जाता है, ओके, तो क्या होगा कि all three pieces have the capacity to regenerate. और क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लान एरिया बन जाएंगे. डायग्राम बनाना जानते आ रहा है मुझे, आप लोग खुद देख लेना उसको. ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि बाय रीजनरेटिंग द बॉडी पार्ट्स दीज ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस. ओके, मगर ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ओके, ये तो एक्सीडेंट है. ओके, अगर मान लो सपोज ये प्लानेरिया या हाइड्रा या स्टारफिश कभी टूटता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे रीजनरेट करेगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर आपका है हाइड्रा है. ओके, हाइड्रा यहाँ पर ग्रो हो गया, ये उसके टेंटिकल्स है. देन मस्त आराम से वो अपने आसपास से गुजरने वाले सबको खा पी कर इंजॉय कर रहा है. ओके, देन तो होता क्या है कि हाइड्रा की बॉडी के अंदर भी प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं. अगर हाइड्रा कभी टूटता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स अवेलेबल है, देन ओके, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आउट ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे. उस आउट ग्रोथ को बोलते हैं हम बड. क्या बोलते हैं उसको? बड. और एक बार ये बड फॉर्म हो गया तो उसके बाद में क्या होगा कि ओके, देन इस बड के अंदर अब कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलते रहेंगे बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स. ओके, और धीरे धीरे ये ग्रो होकर क्या होगा कि यहाँ पर एक नया हाइड्रा बन जाएगा. ओके, देन ये जो हाइड्रा रहेगा तो मैच्योर होने के बाद में वो एक तो यहाँ से डीअटैच हो जाएगा या फिर वहीं पर जुड़ा रह सकता है. ओके, इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रा जो होता है, तो हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग ऑल्सो. ओके, बडिंग ऑल्सो एंड रीजनरेशन ऑल्सो, दोनों से भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा बिकॉज उसके पास में बॉडी में हर जगह पर प्रोलिफरेटिंग सेल्स अवेलेबल होते हैं. ओके, ये जो बडिंग का प्रोसेस होता है ये यीस्ट में सबसे अच्छा दिखाई देता है आपको. यीस्ट में क्या होता है कि एक बड पहले किसी ग्रो होती है, फिर जब वो पूरी बड़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर दूसरी बड ग्रो हो जाएगी, फिर उसके ऊपर तीसरी बड ग्रो हो जाएगी, उसके ऊपर चौथी और पांचवी, उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है. ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है, यीस्ट कहाँ पे ग्रो होता है, दे ग्रो ऑन द मॉइस्ट फूड. क्योंकि ज्यादा दिन तक अवेलेबल नहीं होता, तो जब तक वो फूड अवेलेबल रहेगा तब तक वो ग्रोथ चलती रहेगी, उसके बाद में खत्म हो जाएगा. खत्म मतलब बड़ी वाली बर्ड खत्म बड़ी वाली ईस्ट खत्म हो जाएगी. नहीं, अब वो सब मर गया, वो सब तो क्या होगा, वो एक साथ मर जाएंगे. हाँ, वो बनाएंगे स्पोर्स. क्या बनाएंगे वो? स्पोर्स. ओके, और अपना दूसरा काम. ओके, देन अभी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन से वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? ओके, लेट अस सी. ओके, किस तरीके से वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, देन सी क्या होता है. सी, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि कुछ फंगस होते हैं. ओके, देन जैसे कौन सा है वो, राइजोपस. ओके, तो राइजोपस होता है तो क्या होता है कि वो ऐसे ग्रो होता है. देन ग्रो होने के बाद में क्या होता है कि अपनी लाइफ में वो कभी कभी मल्टी सेल्युलर भी बन जाता है. देन मल्टी सेल्युलर बनने के बाद में क्या होता है, उसकी बॉडी में 2 पार्ट होते हैं. एक होता है हाइफी. ओके, एक होता है हाइफी. ओके, जो कि डंडी होती है, जैसी डंडी, और उस डंडी के टॉप पर एक सेल होता है देन जो के होता है स्पोर. ओके, ये जो स्पोर होता है देन यहाँ पर जो सेल होता है तो ये कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन परफॉर्म करते रहता है और यहाँ पर क्या होता है, एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. ओके, ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके अंदर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलती रहेगी और क्या होगा कि बहुत सारे स्पोर्स तैयार हो जाएंगे. ओके, then and each of these spores has the capacity to grow into a new individual organism. ओके, देन अब होता क्या है, कैसी ये जो फंगस वगैरह रहते हैं देन जैसे कि ये हमारा है राइजोपस, तो ये अनवांटेड होते हैं. ये क्या होते हैं? अनवांटेड होते हैं. अनवांटेड होने की वजह से क्या होता है कि नोबडी वुड लाइक देम टू ग्रो. तो इसलिए क्या होता है कि उन्होंने इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि वो उसी वक्त में जर्मिनेट होते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल क्या होता है, सपोज स्पोरेंजियम फॉर्म हो गया, अब ये ड्राई होने लगेगा.
जब ये ड्राई होने लगता है तो क्या होगा, कंप्लीट ड्राई होने के बाद में अचानक में इसके अंदर एक क्रैक आएगा और क्रैक के साथ में क्या होगा, ये तड़ से टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो क्या होगा, पूरे स्पोर्स हवा में उड़ जाएंगे। ओके, स्पोर्स हवा में उड़ने के बाद में क्या होगा, ये स्पोर्स चारों तरफ फैल जाएंगे, ये सब तरफ फैल जाएंगे। देन एक बार ये सब तरफ फैल जाए तो क्या होता है कि हर एक स्पोर के ऊपर होता है एक कॉम्प्लेक्स शुगर की सेल वॉल होती है। ओके, उसको बोलते हैं हम चिटिन या काइटिन। ओके, ये जो काइटिन होता है इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ओके, इस काइटिन की स्पेशलिटी क्या होती है कि देन ये उसी वक्त ब्रेक होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं। ओके, अब एक फंगस के ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या रहेंगे, तो वो होता है फूड, मॉइस्चर एंड वार्मथ। ओके, सनलाइट एब्सेंट होना चाहिए बिकॉज सनलाइट कैन किल द फंगस। इसलिए क्या होता है कि अगर सपोज मान लो ये जो स्पोर है या हवा में उड़ते उड़ते किसी मॉइस्ट जगह पर फूड के पार्टिकल के ऊपर गिर जाता है तो, और वहां पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है, थोड़ी हीट अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होगा कि देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर। ओके, अदरवाइज क्या होगा, वो पानी में गिर गया अगर तो पानी में तैरता रहेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मरेगा नहीं वो। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पानी फेवरेबल नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर फेवरेबल नहीं है, फूड भी चाहिए होती है, तो वो वेट करेगा जब तक का फूड नहीं मिलता है तब तक का। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको दो एडवांटेज होते हैं। एक तो क्या होता है कि स्पोर्स आर लार्ज इन नंबर, और सेकंड थिंग क्या होता है, स्पोर्स जर्मिनेट ओनली इन द फेवरेबल कंडीशंस, दे जर्मिनेट ओनली इन द फेवरेबल कंडीशंस। ओके, देन चलो बेटा, हम विल स्टॉप हियर टुडे, देन still my eyes are paining. Okay, then tomorrow we'll meet at what time you want the class? 3 o'clock. हाँ सर चलता है। Okay, afternoon 3 o'clock. Then okay, कल